Hello students, today we will discuss two topics. First, a directory rules France, और second, did women have a revolution? तो ये दो टॉपिक जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन से जुड़े हुए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम देखते हैं कि ए डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस, माने फ्रांस जो है में एक रूल्स फ्रांस, तो इसमें ये समझना है कि डायरेक्टरी का रूल क्या होता है। तो देखिए, जब कल हमने डिस्कस किया था रेन ऑफ टेरर, तो रेन ऑफ टेरर जो है एक व्यक्ति का शासन था, जिसमें रॉबेस्पियर ने जब सत्ता संभाली थी तो उसने जो है आतंक के साथ शासन करना शुरू किया था। तो उसमें लोगों को लगा कि अगर फिर से अगर एक व्यक्ति के हाथों में अगर पावर दे दिया जा रहा है, फिर जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करने लग रहा है। तो लोगों ने सोचा क्यों ना जो है पावर्स को डिवाइड कर दिया जाए और एक व्यक्ति की जगह पे जो है कुछ व्यक्तियों में जो है पावर का डिवीजन कर दिया जाए। तो इसके लिए व्यवस्था ये की गई कि जो है 5 लोगों की एक इंस्टीट्यूशन बनाई गई। एक्सिक्यूटिव जो थी वो 5 लोगों में केंद्रित कर दी गई थी और उसको डायरेक्टर बोला गया था उन लोगों को, और उनके शासन को डायरेक्टरी का शासन कहा जा सकता है, कहा जाता था। तो अब देखें कि अब डायरेक्टरी के शासन की क्या खामियां थी। अब देखिए, लोगों ने समझा कि अगर पावर डिवाइड होगा तो लोगों का बहुत भला होगा, तो इस नाते इसको कायम किया लोगों ने। लेकिन जल्दी ही उसकी कमियां जो है स्पष्ट होने लगी। हुआ ये कि 5 व्यक्तियों में सत्ता होने के कारण अब जो है कोई भी डिसीजन बहुत देरी से लिया जाता था। लोग आपस में खींचतान करते रहते थे, जो है अलग अलग लोगों की सोच थी। तो इस कारण से जो है बहुत सारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो है कमियां दिखाई देने लगी। तो अब जल्दी ही जो सारी प्रशासनिक कार्य प्रणाली जो थी वो क्या हो गई, अक्षम साबित होने लगी। तो लोगों को लगा कि भाई ये तो सही नहीं है डायरेक्टरी। तो इसी क्रम में जो है नेपोलियन भी एक डायरेक्टर बना था, उन्हीं 5 में से एक था। तो धीरे धीरे उसने क्या किया, लोगों को ये समझाया कि जो है अगर हम लोग पावर को डिवाइड कर रहे हैं तो इससे जो है शासन कार्यों में देरी हो रही है, और लोगों को यह समझाने में वो सफल हो गया और सारी शक्ति जो है सारे पावर्स जो है अपने हाथों में उसने केंद्रित कर दी है। और फिर यहीं से जो है नेपोलियन के युग की शुरुआत हो जाती है। तो नेपोलियन ने जो है सारी शक्ति अपने हाथ में केंद्रित कर दी और प्रशासनिक सुधार लोगों के समक्ष रखे। तो उसका तत्कालिक फायदा तो दिखाई दिया कि भाई बहुत जैसे नेपोलियन कोड लागू किया, पहले भी हमने डिस्कस किया हुआ है आप लोगों से। नेपोलियन कोड लागू किया, तमाम तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लागू किए, चर्च संबंधी रिफॉर्म्स लागू किए। लेकिन उसका एक दुष्परिणाम ये भी हुआ कि नेपोलियन धीरे धीरे जो है वो डिक्टेटर बनने लगा, और एक ऐसा समय आया कि जब उसने खुद को जो है फ्रांस का एम्परर घोषित कर दिया। यानी वो जिस रिवॉल्यूशन की उपज था उसी के उद्देश्य को उसने पलट दिया, और जहाँ से फ्रांस ने जहाँ से शुरुआत की थी फिर वहीं पहुँच गया। यानी पहले मोनार्की से डेमोक्रेसी की ओर बढ़ा, और फिर डेमोक्रेसी आने के बाद जो है फिर से वो जो है वहाँ पे मोनार्की आ गई। तो नेपोलियन ने फिर से फ्रांस को वहीं पहुँचा दिया कि जहाँ रिवॉल्यूशन के पहले लोग थे। तो उसको बोलते हैं डायरेक्टरी रूल। अब देखते हैं कि डिड वुमन हैव ए रिवॉल्यूशन, कि क्या महिलाओं के लिए वो क्रांति हुई थी, या महिलाओं के पक्ष में वो क्रांति थी, ये रिवॉल्यूशन थी महिलाओं के पक्ष में, ये देखना है। लेकिन आप देखते हैं कि जैसे रिवॉल्यूशन तो हुआ फ्रांस में, बहुत सारे रिफॉर्म्स भी लाए गए। उसमें क्या कहते हैं कि जैकोबिन शासन में भी लाए गए थे और रेन ऑफ टेरर में भी लाए गए थे रिफॉर्म्स। लेकिन आप देखेंगे कि किस तरह से उसमें जो है सिटीजन्स को 2 भागों में बांटा गया था, एक्टिव सिटीजन्स और पैसिव सिटीजन्स। एक्टिव में वो लोग थे कि जो लोग जो है अपने 3 दिन के वेतन के बराबर टैक्स पे करते थे, और पैसिव में वो थे जो जिनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं थी और जो है वो कोई टैक्स पे नहीं करते थे। तो सारे जो राइट्स थे जैसे वोटिंग राइट्स, ये सब कुछ एक्टिव जो है सिटीजन्स को दिए गए थे, पैसिव सिटीजन्स को ऐसा राइट नहीं दिया गया। तो आप देखिए इसमें उन दिनों महिलाओं को भी, जो महिलाएं थीं उनको भी किसमें रखा गया था, पैसिव सिटीजन में रखा गया था। यानी उनको महिलाओं को कोई भी मताधिकार नहीं मिला था। फिर भी उनके लिए कुछ सुधार किए गए थे कि जैसे कि फ्रांस में जो पुरानी व्यवस्था थी उसमें महिलाओं को जो है पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, किंतु इस शासन के दौरान जो है महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार जो है दिया गया। इसके अलावा जो है उनको अपनी मनपसंद की शादी विवाह करने का जो है अधिकार दिया गया महिलाओं को। फिर भी जो है वो पूरी तरह से, जैसे आधुनिक अर्थों में पूरी तरह से अभी स्वतंत्रता उनको नहीं दी गई। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ थी राइट टू वोट, वो उनको नहीं मिला हुआ था।
तो इसको हम कह सकते हैं कि जो भी महिलाओं को स्वतंत्रता दी गई थी एक दिखावे के तौर पे थी, उनको जो है इक्वल नहीं माना गया था, पुरुषों के इक्वल नहीं माना गया था। तो उस दौरान जो है क्रांति के दौरान ही एक फ्रांस की बहुत ही एक लेडी थी, उनका नाम था ओलिम्पे डी गूज। उन्होंने एक बहुत बड़ा जो है वहाँ पे एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाया महिलाओं के पक्ष में कि भाई महिलाओं को भी उनको आज़ादी मिलनी चाहिए, उनको भी वो सारे राइट्स मिलने चाहिए जो पुरुषों को हैं। तो इस तरह से उन्होंने अपना जो है अभियान शुरू किया और उन्होंने जो है एक डिक्लेरेशन निकाला, उसको बोलते हैं डिक्लेरेशन ऑफ द वुमन एंड सिटीजन्स। उसमें ये कहा गया कि वुमन को भी सिटीजन माना जाए, उनको भी राइट टू वोट दिया जाए, उनको वो सारी शक्तियाँ, सारे पावर्स, सारी सुविधाएं वो मिलनी चाहिए कि जो कि पुरुषों को या फिर मेल्स को मिल रहे हैं। तो इस तरह से जो है वहाँ पे फ्रांस में महिलाओं के पक्ष में इन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन चलाया। लेकिन आप देखिएगा कि उस समय जो शासन था वो महिलाओं को भी इतनी आज़ादी देने के पक्ष में नहीं था। तो क्या किया गया कि इस आंदोलन को दबाने के प्रयास किए गए और अंत में जो है इसी बात के लिए ओलिम्पे डी गूज को फांसी भी दे दी गई। लेकिन फिर भी उन्होंने ओलिम्पे डी गूज जो थी वो शासन के सम्मुख झुकी नहीं, उनके अत्याचारों के सम्मुख झुकी नहीं, फांसी पर चढ़ना उन्होंने स्वीकार कर लिया। इसका परिणाम ये हुआ कि वहाँ आंदोलन चलता रहा और बाद में 1946 तक आते आते फ्रांस में महिलाओं को भी जो है राइट टू वोट दे दिया गया। थैंक्स।